बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है आप सब खैरियत से हों। आज हमारा जो लेक्चर टॉपिक है वो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। चैप्टर 3 फिजियोलॉजी हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है ब्लड। आज के टॉपिक के अंदर हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ESR टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। अब क्या होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या हम कहेंगे व्हाट इज़ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ESR भी कह सकते हैं। एरिथ्रोसाइट जैसे कि हमने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल को कहा जाता है। एरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट मीन्स सेल, तो रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और सेडिमेंटेशन हम कहते हैं जब कोई भी चीज़ नीचे की तरफ बैठ जाती है, बॉटम में बैठ जाती है, किसी टेस्ट ट्यूब के या फिर किसी कंटेनर के जब बॉटम में बैठ जाती हैं वो चीज़, तो हम उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। अगर हम किसी बर्तन में रेत और पानी का मिक्सचर बनाएं, मट्टी और पानी का मिक्सचर बनाएं, तो हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद वो जो मट्टी है वो उस बर्तन के नीचे बैठ जाएगी, मीन उसने सेडिमेंटेशन कर ली। इस सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, पार्टिकल्स जो हैं नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव करेंगे और नीचे जाके एक लेयर बना, एक रसूख सा बना देंगे, जाके जमा हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। रेट है, रेट ज़ाहिर कर रहा है किस ड्यूरेशन के अंदर ये सेडिमेंटेशन होता है, वो टाइम पीरियड क्या है जिसमें सेडिमेंटेशन रेट होगा, इसको हम रेट कहेंगे। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसके बारे में आगे जानेंगे। An erythrocyte sedimentation rate is a type of blood test that measures how quickly erythrocytes settle at the bottom of test tube that contains blood sample. देखिए, अगर हम इसे इजी वे में लें कि एन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट की एक टाइप है। डेट मेजर्स हाउ क्विकली एरिथ्रोसाइट्स सेटल एट अ बॉटम। ये टेस्ट क्या मेजर करता है, क्या बताता है कि कितनी देर में एरिथ्रोसाइट्स ये रेड ब्लड सेल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हुए, बॉटम में जाके मतलब टेस्ट ट्यूब के सबसे नीचे वाले हिस्से के अंदर जाके जमा हो गए हैं। डेट कंटेंस अ ब्लड सैंपल, वो टेस्ट ट्यूब जिसमें ब्लड सैंपल है उसके अंदर एरिथ्रोसाइट्स कितनी देर के अंदर नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, उसके बॉटम में जाके सेटल डाउन हो चुके हैं। अब नॉर्मली रेड ब्लड सेल्स सेटल्स रिलेटिवली स्लो, आमतौर पर जो होता है आहिस्ता आहिस्ता रेड ब्लड सेल्स जो हैं आते हैं टेस्ट ट्यूब के बॉटम के अंदर। अब फास्टर देन नॉर्मल रेट में इंडिकेट इन्फ्लेमेशन इन बॉडी। लेकिन अगर ये रेट आपका जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है जिसके अंदर आपके RBCs बॉटम के अंदर आके जमा होना शुरू हो गए हैं टेस्ट ट्यूब के बहुत तेज़ी के साथ, तो इसका मतलब है कोई ना कोई बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपकी बॉडी में एबनॉर्मली हो रही है जिसने रेड ब्लड सेल्स को जो सेटल डाउन होने का रेट है उसको डिस्टर्ब किया है। ठीक है, अमूमन इन्फ्लेमेशन किसको कहते हैं भला? इन्फ्लेमेशन कहते हैं स्वेलिंग को, या फिर अगर हम ये कह सकते हैं कहीं हमें इंजरी हुई है, ज़ख़म आया है या कोई माइक्रोब वगैरह की वजह से हम इन्फेक्टेड हैं, उस सूरत के अंदर हमारी बॉडी का एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है जिसके तहत इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर कहीं आपने देखा होगा कहीं आपको चोट लगती है वहाँ पर सोजन आ जाती है, स्वेल हो जाता है वहाँ से एरिया। होता क्या है कि आपकी बॉडी के जो डिफेंसिव सेल्स होते हैं, अमूमन WBCs होते हैं, वो आके उस जगह पर आके जमा होना शुरू हो जाते हैं ताकि वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, जो डिस्कम्फर्ट है, उसको सॉल्व किया जा सके। यहाँ पे भी अगर इन्फ्लेमेशन है तो आपका RBCs का नीचे सेटल डाउन होने का रेट मुतासिर हो जाएगा और ये शो करेगा कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर बाहर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, स्किन के ऊपर कट लग जाता है या रेडनेस होती है या फिर स्वेलिंग होती है, उस सूरत में आप बाज़ार फिज़िकल एग्जामिनेशन से पता लगा लेते हो। लेकिन अगर इंटरनली किसी ऑर्गन में आपको स्वेलिंग हुई है तो आप कैसे पता लगाएंगे? आपके लीवर में स्वेलिंग हो, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो गई है या लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो गई है, उस सूरत में आपको ESR टेस्ट की वजह से आप जज कर लेते हो किसी ऑर्गन के अंदर इन्फ्लेमेशन काज हो रही है या आपकी बॉडी का कोई सिस्टम है जो कि सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, जिसकी वजह से RBCs इफ़ेक्ट कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट में सेटल डाउन होने की जो ये रेट है ये बता देगा आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है जो नॉर्मल से हट के जा रहा है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को हम अगर डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि आपकी बुक के अंदर बताया गया, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट इन अ प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ RBCs इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इन अ प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेशन, उसमें पहले जो है एंटीकोगुलेंट डाले जाते हैं
उसके बाद उसका सेडिमेंटेशन रेट मालूम किया जाता है कि वो स्पीड जिससे एक मखसूस टाइम है, वो स्पीड जिसमें आरबीसी सीडिमेंट होते हैं टेस्ट ट्यूब में जाकर, उसको हम सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, या सेड रेट भी कहता है, हम सिर्फ सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं, या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मुख्तलिफ नामों से इसे इस तरह जाना जाता है। रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स जो है रेड ब्लड सेल्स ही का दूसरा नाम है। एंड सेडिमेंटेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच दे फॉल टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब। और सेडिमेंटेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी चीज़ जब बॉटम में जाके बैठना शुरू हो जाती है, यहाँ पे ब्लड सेल्स बॉटम में जाके बैठ रहे हैं, तो जिस ट्यूब के अंदर वो स्टोर होते हैं उसके अंदर वो पार्टिकल्स नीचे जाके जब बैठना शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। और इन्हीं वर्ड से मिलकर बना है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स कितनी देर के अंदर किस स्पीड के साथ नीचे जाके टेस्ट ट्यूब की बॉटम में जाके सेटल्ड हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है एक, उसके अंदर जब ब्लड को छोड़ा जाता है कुछ देर के लिए तो क्या होता है कि लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ड्यूरिंग एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम उसे एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये इस तरह सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, जिसका टॉप जो पोर्शन है वो प्लाज्मा को ज़ाहिर करता है, जो मिडिल वाला है वो ल्यूकोसाइट्स एंड और प्लेटलेट्स को ज़ाहिर करता है, और एंड वाला एरिथ्रोसाइट्स को ज़ाहिर करता है जहाँ पे आरबीसी सेटल्ड हो गए। इसीलिए हमेशा जब भी मैंने आप लोगों को ब्लड के चैप्टर के अंदर आरबीसीज़ के बारे में पढ़ाया है, ये सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड मैंने पढ़ाया है, उस दौरान जो भी टेस्ट ट्यूब्स दिखाई हैं जिसके अंदर ब्लड कलेक्ट था, उनमें सबसे नीचे आरबीसीज़ ही ज़ाहिर किए हैं। नीचे वाला पोर्शन रेड से ज़ाहिर किया जाता था, नीचे वाले पोर्शन में आरबीसीज़ होते थे, मिडिल के अंदर डब्ल्यूबीसी में प्लेटलेट्स, देन प्लाज्मा होता था। क्योंकि जब हम ये सब टेस्ट करते हैं तो यही सीक्वेंस इनकी बनती है। इसी तरह ये सेटल डाउन होने के बाद रेड ब्लड सेल्स हैं वो बॉटम में आ जाते हैं। रेड वाला पोर्शन हमेशा नीचे की तरफ ही शो हुआ था, उनमें भी, उन डायग्राम्स में भी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। देन फिजियोलॉजिकली वेरिएशन, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके नॉर्मल ESR वैल्यूज़ को चेंज कर देती हैं। हम लोगों को अपने प्रॉब्लम्स का क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फ्लेमेशन है, उसी से हमें पता चलेगा जब आपकी जो वैल्यूज़ हैं ESR की टेस्ट की वो नॉर्मल से हट के आ रही हों, वो इंक्रीज़ हो रही हैं या फिर वो डिक्रीज़ हो रही हैं। इस सूरत में हम जज कर लेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ एबनॉर्मलिटी है। अमूमन ये टेस्ट जो है कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए नहीं किया जाता कि जिस तरह हम अगर हमें अपनी डायबिटिक लेवल को चेक करवाना है तो हम एक टेस्ट करवा लेंगे। अगर हमें अपने बॉडी में जो है किसी खास बीमारी को डायग्नोस करवाना है तो हम जाके ये टेस्ट करवाएं। कोई स्पेसिफिक बीमारी के लिए ये टेस्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ ये जजमेंट के लिए होता है कि आपके बॉडी का जो नॉर्मल सिस्टम से हट के तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा, अंदर ही अंदर बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन काज तो नहीं जो बजाय फिजिकल एग्जामिनेशन से जज नहीं की जा रही। जब इसकी वैल्यूज़ एबनॉर्मल आती हैं उसके बाद फिजिशियन जो है मज़ीद टेस्ट रेकमेंड कर देता है ताकि पता लगा सके कि अगर वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं तो ये बीमारी हो सकती है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगी अगर वैल्यूज़ ज़्यादा आ रही हैं तो क्या बीमारी हो सकती है, वैल्यूज़ कम आ रही हैं नॉर्मल से तो कौन कौन सी डिज़ीज़ का टेस्ट करवाया जा सकता है, क्या क्या इस पेशेंट को हो सकता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस में वैल्यू इसकी आ जाती है ज़्यादा, ESR की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। अब अगर फिज़िकल एग्जामिनेशन से सिर्फ वो ये जज कर रहा है कि इसको खांसी हो रही है काफ़ी अरसे से, लेकिन ESR की वैल्यू भी बढ़ी हुई आई है, इंक्रीज़ आई है नॉर्मल से, तो वो फ़ौरन से कहेगा आप ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट जाके करवा लें। तो ये जो है ना समझ लें मार्कर है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए नहीं होता, जस्ट एक मार्कर के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं हम। तो वो कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस हैं जिनकी बेस पर इसकी वैल्यूज़ में वेरिएशन आती है और हम जज कर लेते हैं कि क्या इस पर डिजीज़ हो सकती है। इसके अंदर देखें सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होती है सेक्स, मतलब कि आपका जेंडर वाइज हम देखें तो फीमेल हैज़ हायर ESR देन मेल। अमूमन फीमेल्स के अंदर जो है ये ज़्यादा होता है क्योंकि इट इज़ more in females than males because of less number of RBCs, नंबर ऑफ़ RBCs की वजह से, क्योंकि उनमें लेस नंबर ऑफ़ RBCs होते हैं, डेट्स वाई। एंड एज फैक्टर भी इफ़ेक्ट करती है। ओल्डर एज स्पेशली आफ्टर 60 years हैव हायर ESR, चिल्ड्रन हैव लोअर ESR। ओके, ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि इस तरह की रीडिंग्स क्यों आती हैं, ओल्ड एज में किस तरह ज़्यादा होता है और चाइल्ड एज में ये कम क्यों होता है। पहले हम इन फिजियोलॉजिकली फैक्टर्स को देख लेते हैं जो ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिनमें वेरिएशन आ सकती हैं। प्रेगनेंसी एंड मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी ESR जो है वो हायर होता है। देन क्योंकि फ्रॉम 3 months टू बर्थ
ESR इंक्रीज अप टू 35 mm तक इंक्रीज़ हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। बहुत सारी फिजियोलॉजिकली जो हैं बॉडी के अंदर इंटरनली वेरिएशंस आ रही होती हैं, उसकी वजह से ये डिस्टर्ब होता है। देन आगे वेट ओबेसिटी स्लाइटली हायर कर देती है ESR रीडिंग को, स्लाइटली हायर कर देती है ओबेसिटी की वजह से। इसके अलावा ड्रग्स एस्प्रिन एंड अदर एनसेड्स and cortisons may be dissociated with a slightly lower ESR reading, ठीक है। OCP and vitamin A and theophylline are associated with higher ESR readings। ये कुछ ड्रग्स हैं जिनके नाम लिखे इन्होंने दिए हैं, लाइक एस्प्रिन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ये एनसेड्स से रिलेट कर रही है। जो कॉर्टिसोन हो गए, विटामिन ए हो गए, OCP हो गए, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि थायरोफिलामिन कुछ मेडिसिन और ड्रग्स के नाम हैं जो आपके ESR वैल्यू पे इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद आप वो टेस्ट करवाते हैं तो उसकी वैल्यू नॉर्मल से हट के ही आएगी। रिसेंटली मेल बिफोर द टेस्ट, अगर आपने टेस्ट करवाने से पहले ही खाना खाया है तो वो भी आपकी वैल्यू को डिस्टर्ब कर सकता है, नॉर्मल वैल्यू को। यानी कि रिसेंट मेल बिफोर द टेस्ट भी एसोसिएटेड विद स्लाइटली हायर ESR रीडिंग। उससे क्या होगा कि थोड़ी सी हायर आ जाएगी आपकी ESR रीडिंग। पैथोफिजियोलॉजिकल वेरिएशंस भी आ सकती हैं, जैसे ल्यूकोसाइट्स आपको याद होगा हमने किसमें पढ़ा था, WBCs में, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स अकर्स इन फ्लोइंग पैथोजेनिक कंडीशंस लाइक इन्फेक्शन, ल्यूकोसाइटोसिस इसमें बताया गया है यहाँ पर। ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए होते हैं। अकरिंग इन आ फ्लोइंग कंडीशंस, इन्फेक्शंस, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस एंड ग्लैंडुलर। ल्यूकोसाइटोसिस में आपके नंबर ऑफ सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स के हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्यों इंक्रीज़ हो जाते हैं, हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो जिसकी वजह से वो इंक्रीज़ होंगे, ये डिफेंसिव का काम कर रहे होते हैं। देन आगे कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं लाइक इन्फेक्शन, एलर्जी, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरक्लोसिस। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो कि वेरिएशन लेके आ सकती हैं ESR वैल्यूज़ में। ल्यूकोपीनिया में क्या होगा, एनाफिलेटिक शॉक, सिरोसिस ऑफ लीवर, डिसऑर्डर ऑफ स्पेल एंड वायरल इन्फेक्शन एंड पर्नीशियस एनीमिया। ये तमाम चीज़ें हैं ल्यूकोपीनिया से रिलेटेड जो कि वेरिएशन लेके आ सकती हैं या पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जो कि डिस्टर्ब करती हैं ESR वैल्यू को। अब यहाँ पे हमने दो तरह की चीज़ें वेरिएशंस जो लेके आती हैं, इनकी तब्दीली लेके आती हैं ESR वैल्यू को, फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस एंड पैथोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में क्या था, आपकी अगर एज के हिसाब से जो है ESR वैल्यू चेंज हो जाती है। लाइक ESR इज़ लेस इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स बिकॉज द मोर नंबर ऑफ RBC इन ओल्डर एज ESR इज़ इंक्रीज। क्योंकि ESR जो है चिल्ड्रन के अंदर लेस होता है, किस वजह से, क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ़ RBCs होते हैं, जबकि ओल्ड एज में ये बढ़ जाता है। नंबर ऑफ़ RBCs से क्या होगा, नंबर ऑफ़ RBCs इंक्रीज़ होते हैं तो ESR डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक, इसका मैं रीज़न आपको आगे चल के बताती हूँ कि किस तरह होगा। जब हम लोग दूसरे फैक्टर्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। देन हमने पढ़ा कि प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी ये भी एक फिजियोलॉजिकली फैक्टर है जो कि इसकी वैल्यूज़ को डिस्टर्ब करता है। देन हमने ये देखा था इट इज़ मोर इन फीमेल देन मेल बिकॉज अ लेस नंबर ऑफ RBCs। इसी तरह पैथोलॉजिकली वेरिएशन में क्या है, पैथोलॉजिकल वेरिएशन में इन्फेक्शन हो गया, एनीमिया एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया, इन्फ्लेमेशन, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या TB जिसको हम कहते हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड लीवर डिजीज़। इनके अंदर अमूमन ये वो कंडीशन है जिसमें ESR वैल्यू बढ़ जाता है। और डिक्रीज़ किस में होता है, एलर्जी के अंदर, सिकल सेल एनीमिया में, पॉलीकीमिया में रेड ब्लड सेल का मास अगर इंक्रीज़ हो गया है, स्फीयर ल्यूकोसाइटोसिस जिसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जिसके अंदर अमूमन डिक्रीज़ होता है ESR वैल्यू। फैक्टर्स कुछ दिखाए गए हैं, फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट करते हैं ESR पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ RBC। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ RBC
इंक्रीज, सो ESR आल्सो इंक्रीज। जैसे ही उसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होगी तो सेटल डाउन होने की स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी सेटल डाउन होगा क्योंकि उसको नीचे से ग्रेविटी की फोर्स बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ खींच रही है। तो विद हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी RBC सिंक मोर क्विकली और एंड ESR इंक्रीज, तो ESR इंक्रीज हो जाएगा, सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही ग्रेविटी उसे की फोर्स उसको टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ खींचेगी तो जल्दी जल्दी RBCs उसके बॉटम में बैठना शुरू कर देंगे। रियोलैक्स फॉर्मेशन इंक्रीज द ESR, रियोलैक्स फॉर्मेशन इंक्रीज कर देती है ESR को। रियोलैक्स फॉर्मेशन में क्या होता है, अमूमन 4 और मोर देन 4 जो RBCs हैं वो आपस में मिल जाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे क्या होगा, वो इंक्रीज़ कर देगा ESR, क्योंकि मैस बढ़ जाएगा। जब मैस बढ़ जाएगा आप देखेंगे वजनी चीज़ अमूमन जल्दी नीचे आती है, जबकि हल्की चीज़ देर लगाती है नीचे आने में। तो यहाँ पे यही होगा, अगर मैस इंक्रीज़ होगा तो ESR इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज इन साइज़ ऑफ RBCs साइज़ के हिसाब से भी ESR की वैल्यू, अगर RBCs का साइज़ चेंज हो रहा है उस हिसाब से भी ESR की वैल्यू जो है डिस्टर्ब हो सकती है। साइज़ ऑफ RBCs इंक्रीज देन ESR इंक्रीज, साइज़ इंक्रीज़ हुआ या मैस इंक्रीज़ हुआ उस हिसाब से ये वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज द ESR डिक्रीज़, विस्कोसिटी में क्या होता है, ज़्यादा विस्कस ब्लड होगा तो रेड ब्लड सेल्स को नीचे बॉटम में आने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें उसको ट्रैफिक ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, इजीली मूव नहीं कर पाते रेड ब्लड सेल्स, तो उसे नीचे बैठने में RBCs को टाइम लगता है। ESR विस्कोसिटी के ज़्यादा होने के अगर विस्कोसिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो ESR डिक्रीज़ होगा, लेकिन अगर विस्कोसिटी डिक्रीज़ होगी तो ESR इंक्रीज़ होगा, ये एक दूसरे के इन्वर्स होता है। RBCs काउंट इंक्रीज़, सो विस्कोसिटी इंक्रीज़, सो ESR डिक्रीज़। अगर RBCs काउंट आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जितने ज़्यादा RBCs होंगे, जितने ज़्यादा ब्लड सेल्स होंगे उसके अंदर या रेड ब्लड सेल्स होंगे तो उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होगी, गाढ़ापन भी इंक्रीज़ हो। जब गाढ़ापन इंक्रीज़ होगा तो सेल्स को नीचे बैठने में टाइम लगेगा, सेल्स को नीचे वापस बैठने में टाइम लगेगा। डेट्स वाई मैंने कहा था कि ESR इज़ लेस इन चिल्ड्रन एंड इन्फेंट बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ RBCs। अगर नंबर ऑफ RBCs ज़्यादा हैं तो ESR डिक्रीज़ होता है ड्यू टू विस्कोसिटी, क्योंकि वो विस्कस कर देते हैं ब्लड को। यहाँ पे वो लास्ट में जो कहती मैं आगे मैं इसका रीज़न बताऊँगी। रेड ब्लड सेल्स किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा होंगे तो विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ब्लड का जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाएगा और RBCs को मूव करने में मुश्किल होगी। जब उनको मूव करने में मुश्किल होगी तो वो नीचे की तरफ भी देर से मूव करेंगे और उनको बॉटम में कलेक्ट होने में टाइम लगेगा। तो ESR की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। होगा क्या कि इंक्रीज RBCs काउंट, इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड ESR डिक्रीज्ड। इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन भी हो सकता है। इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन में क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ फाइब्रिनोजिन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक एंटीबॉडीज़ वगैरह कुछ होती हैं। ड्यू टू टिश्यू इंजरी विल इंक्रीज द रियोलैक्स फॉर्मेशन एंड इन्हांस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट। क्या अगर कहीं पे किसी इंजरी की वजह से एंटीबॉडीज़ या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन बन रही हैं या फाइब्रिनोजिन की कंसंट्रेशन में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से रियोलैक्स फॉर्मेशन बढ़ जाती है। अमूमन सेल जो है एक दूसरे के साथ जमा होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं एंड हैंस द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, जिससे क्या होगा, सेडिमेंटेशन रेट जो है आपका चेंज हो जाएगा। प्लाज्मा एल्बुमिन रिटार्ड सेडिमेंटेशन रेट, यहाँ पे प्लाज्मा एल्बुमिन की मिसाल दी गई है उन्होंने। हमने जैसे कि लास्ट स्लाइड में देखा था कि रियोलैक्स फॉर्मेशन इंक्रीज़ कर देती है ESR रेट को, ठीक है। अब जैसे ही कोई इंजरी हुई है उस दौरान में आपकी फाइब्रिनोजिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई या इम्यूनोग्लोबुलिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई, जिसके नतीजे में रियोलैक्स मतलब कि सेल, रेड ब्लड सेल्स आपस में 4 और मोर देन 4 आपस में कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो वो सेडिमेंटेशन रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि मैस ऑफ सेल्स जो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। वहाँ पर जब एक दूसरे के साथ ये जुड़ेंगे तो इनका क्लम्प टाइप चीज़ बन जाएगी जो कि ईजिली नीचे बैठ सकती है। द RBC साइज एंड नंबर, द साइज एंड नंबर ऑफ RBCs दैट स्लो अल्ट्रेशन इन देयर बाइकंटिन्यूटी। साइज़ एंड नंबर, जैसे मैंने बताया था आपको, साइज़ ऑफ RBCs इंक्रीज़ होगा, जिससे क्या होगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से वो इजीली नीचे की तरफ आएंगे, क्योंकि उनका मास भी इंक्रीज़ हो रहा है साथ साथ, और सेटल डाउन होने की स्पीड उनकी तेज़ हो जाएगी। तो साइज़ एंड नंबर ऑफ RBCs दैट शो अल्ट्रेशन इन देयर बाइकंटिन्यूटी, क्यों, हम इससे क्या जाहिर कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जो आपका सेल है उसकी शेप चेंज हो रही हो किसी बीमारी की वजह से, लाइक सेप्रोसाइट एंड सिकल सेल एनीमिया में ये होता है कि शेप चेंज हो जाती है।
एज यूजुअली डोंट एक्सिबिट इंक्रीज रेट अनलेस देयर इज सीवियर अनीमिया। कुछ अनीमिया ऐसे होती हैं, ये कुछ खून की बीमारियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे सिकल सेल अनीमिया का नाम दिया गया है, ये सिकल सेल का नाम दिया गया जिसके अंदर सेल की शेप चेंज होती है, ये सेप्टोसाइट्स यहाँ पे बताया गया। इन सिचुएशन के अंदर क्या होगा, साइज़ एंड नंबर ऑफ जो आरबीसीज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं बीमारियों में और वो सेडिमेंटेशन रेट को डिस्टर्ब करते हैं। इंक्रीज द रेड सेल मास विल रिटार्ड द सेडिमेंटेशन रेट लाइक फॉलोइंग टाइम। कुछ ऐसे खून की बीमारियाँ भी हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स के मास को इंक्रीज़ कर देती हैं। जब मास इंक्रीज़ होगा तो सेडिमेंटेशन रेट भी इंक्रीज़ होगा और आपके जो आरबीसीज़ हैं वो जल्दी जल्दी बॉटम के अंदर बैठना शुरू कर देंगे। फैक्टर, कौन से फैक्टर हैं जो इंक्रीज़ कर देते हैं, कौन से डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं याद करना आपस में। अमूमन एक दूसरे से ये फैक्टर्स जो हैं मर्ज हो रहे होते हैं माइंड के अंदर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको एक साथ ही दिखाया है कि किन फैक्टर्स के अंदर इंक्रीज़ होता है ESR वैल्यू और किसके अंदर डिक्रीज़ होता है, कि नॉर्मल वैल्यू से हटकर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ होता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे मैंने बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसीज़ में क्या होगा, व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसीज़ इंक्रीज द सेल बिकम हैवियर एंड सेडिमेंटेशन रेट फास्ट, सो ESR इंक्रीज़ हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तो खुद उसकी फोर्स नीचे की तरफ, पैंदे की तरफ उसको खींच रही होगी, तो इसे जल्दी जल्दी जो है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। रियोलैक्स फॉर्मेशन में क्या है, रियोलैक्स फॉर्मेशन इंक्रीज ESR, ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजिन एक्सेलरेट द रिडक्स फॉर्मेशन। अमूमन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन है जो कि बढ़ा देते हैं, जो आरबीसीज़ होते हैं उनको एक दूसरे के साथ जुड़ने का रेट जो है वो बढ़ा देते हैं। दैट्स वाई ESR की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ आरबीसीज़, जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे ही ESR की जो है ना वो वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी ESR की वैल्यू नॉर्मल से हटकर इंक्रीज़ हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, रियोलैक्स फॉर्मेशन एंड इंक्रीज़ द साइज़ ऑफ आरबीसीज़। अब डिक्रीज़ किस में होती है, ब्लड विस्कोसिटी। बहुत ज़्यादा गाढ़ापन होगा तो ब्लड सेल को मूव करने में मुश्किल होगी, नीचे तक आने में मुश्किल होगी, टाइम लेगा, तो इसलिए यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा ESR। विस्कोसिटी ऑफर व्हेन रेजिस्टेंस फॉर सेटलिंग ऑफ आरबीसीज़, विस्कोसिटी में क्या होगा, रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी आरबीसीज़ में और वो सेटल डाउन होने में देर लगेगा। सो व्हेन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज ESR डिक्रीज। आरबीसीज़ काउंट में क्या होगा, व्हेन आरबीसीज़ काउंट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज इंक्रीज एंड ESR डिक्रीज। आरबीसीज़ की तादाद बढ़ जाएगी अगर आपके खून में सुख खलियों की तादाद बढ़ गई है, उस सूरत में गाढ़ापन में इजाफा होगा। जैसे ही गाढ़ापन में इजाफा होगा खून के में तो ESR वैल्यू डिक्रीज़ होगी। गाढ़ापन में इजाफा होगा, ब्लड सेल्स को नीचे सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा, नीचे तक आने में टाइम लगेगा। डेट्स वाई आरबीसीज़ काउंट जो है यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है तो ESR वैल्यू डिक्रीज़ होगी। एंड व्हेन द आरबीसीज़ काउंट डिक्रीज़ ESR वैल्यू इंक्रीज। ये एक दूसरे के इन्वर्स चल रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि इंक्रीज फैक्टर्स कौन कौन से हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलैक्स फॉर्मेशन एंड इंक्रीज इन साइज। जबकि डिक्रीज फैक्टर्स हैं विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, आरबीसीज़ काउंट, ये हैं डिक्रीज फैक्टर। व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर, हम इसे जो है ना कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। एज ESR टेस्ट कैन बी हेल्प टू डिटरमाइन इफ़ यू हैव अ कंडीशन डेट काज इन्फ्लेमेशन। हम मालूम कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं, इंटरनली ऑर्गन के अंदर कोई कहीं इन्फ्लेमेशन तो काज नहीं। लाइक अगर आपका हेपेटाइटिस होता है तो आपका लीवर इन्फ्लेमेशन होती है आपको, लेकिन आप फिज़िकल एग्जामिनेशन आप बाहर से देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इनिशियल स्टेज के अंदर कि आपके लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट तो नहीं हो गई या खुदा ना खासा लंग्स में कोई इन्फ्लेमेशन स्टार्ट तो नहीं हो गई। इंटरनली इन्फ्लेमेशंस को जज करने के लिए ESR टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जब होगी तो इस ESR की वैल्यू नॉर्मल से चेंज हो जाती है। दिस इंक्लूड्स फर्दर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं जिसके लिए ये एज अ मार्कर यूज़ कर रहे होते हैं, एरेथ्राइटिस, मस्कुलरिटी या इन्फ्लेमेशन ऑफ बाउल डिजीज़, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इट इज़ आल्सो यूज फॉर टू चेक इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन अगेंस्ट इन्फेक्शन। और ये जो है ना मेडिसिन की इफेक्टिवनेस को भी चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बताया था कुछ ड्रग्स के लेने के बाद या मेडिसिन लेने के बाद, लाइक एनसेड्स हो गया या एस्पिरिन हो गया, उनको लेने के बाद जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वैल्यूज़ चेंज आ जाती हैं। इसलिए जो हम मेडिसिन ले रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को भी इससे जज किया जा सकता है, इन्फेक्शन के खिलाफ इफेक्टिवनेस को। व्हाट डू द रिजल्ट मीन्स, okay, sometime the ESR can be slower than normal। अमूमन क्या होगा, कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ESR की वैल्यू नॉर्मल से स्लो हो रही होती है। अ स्लो ESR में इंडिकेट अ ब्लड डिसऑर्डर, तो ये ज़ाहिर करता है कि कोई ना कोई खून की बीमारी है या खून का कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से ये वैल्यू डिस्टर्ब हो रही है।
पॉलीकाइमा हो सकता है इंक्रीज टोटल रेड ब्लड मैस, आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स का मैस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, या आपको सिकल सेल अनीमिया हो रहा है जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स की शेप जो है चेंज हो जाती है, सिकल टाइप शेप हो जाती है, लाइक उसमें कट्स आ जाते हैं और वो चांद की एक शेप हो रहा होता है, जैसे स्टार्टिंग में जो चांद होता है उसकी तरह सिकल सेल, मतलब सिकल कह रहे होते हैं अमूमन आरी को, तो एक कटाव आ जाता है, आपकी सेल्स की शेप चेंज हो रही है, तो सिकल सेल अनीमिया हो सकता है, लिचियोसाइटोसिस हो सकता है, एबनॉर्मल इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स। नॉर्मल तो हमारे जो बॉडी में फंक्शन परफॉर्म दे रहे हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, तो वो इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर एबनॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाते हैं नॉर्मल रेंज से हटकर, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन है जिससे फाइट करने के लिए WBCs की तादाद हमारी बॉडी में बढ़ रही है। एलर्जीज़ में भी यही होता है, जब एलर्जी होती है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ क्रिएट होना शुरू होती हैं, हमारे WBCs एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर ये तमाम कंडीशंस हैं कि जिससे हम मुतासिर हो रहे हैं, तो हमारा ESR नॉर्मल से स्लो होना शुरू हो जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ESR, हम कैसे मालूम करते हैं ESR का टेस्ट के बारे में जो हम बात कर रहे हैं कि हम ये टेस्ट करवाते हैं, एज अ मार्कर यूज़ करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन डिजीज़ तो नहीं है। तो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं ESR को? व्हेन एंटीकोगुलेशन होल ब्लड is allowed to stand in a narrow vertical tube for a period of time. When anticoagulant whole blood is allowed to stand in a narrow vertical tube for a period of time, अगर हम क्या करें, एंटीकोगुलेंट जिसके अंदर मौजूद होता है इस तरह के ब्लड को एक वर्टिकल ट्यूब के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टैंड कर देते हैं, वर्टिकल ट्यूब को, उसके अंदर ब्लड मौजूद होता है और एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है, तो क्या होगा, RBCs अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी सेटल आउट ऑफ द प्लाज्मा। RBCs नीचे की तरफ बैठना शुरू कर देते हैं, कुछ देर के बाद नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हैं या खून लेते हैं, उसको वर्टिकली स्टैंड कर देते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को वर्टिकली खड़ा करके रख देते हैं, तो होगा क्या, थोड़ी देर में, क्योंकि हर चीज़ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव करती है, तो RBCs नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे और वो टेस्ट ट्यूब की बॉटम में बैठ जाएंगे, सेटल आउट फ्रॉम द प्लाज्मा, और नीचे सेटल डाउन होंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे RBCs ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड सेटल आउट फ्रॉम द प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या होगा, प्लाज्मा ऊपर एक लेयर बना लेगा, उसमें से RBCs नीचे की तरफ आ जाएंगे। द रेट एट विच दे सेटल इज़ measured by the number of millimeters of clear plasma present at the top of the column after 1 hour। 1 घंटे के बाद कितना क्लियर प्लाज्मा, क्योंकि RBCs तो सारे नीचे बैठ गए हैं, बाकी ऊपर RBCs नीचे बैठ जाएंगे, उनके ऊपर मिडिल के अंदर वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स भी जमा हो जाएंगे, टॉप के ऊपर जो पेल येलो कलर बचेगा वो प्लाज्मा होगा। जैसे मैंने अमूमन आपको टेस्ट ट्यूब्स दिखाई भी थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि उसके टॉप के जो पेल येलो फ्लूइड नज़र आ रहा होता है वो प्लाज्मा होता है। अब यहाँ पे ये बताया गया द रेट एट विच दे सेटल इन मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ मिलीमीटर्स, किस रेट से वो सेटल डाउन हुए हैं और किस रेट से वो प्लाज्मा से अलग होकर नीचे बैठ गए हैं, वो हम अमूमन मिलीमीटर्स में मापते हैं, जो कि कहाँ से, टॉप ऑफ द कॉल आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद जब हम उससे देखेंगे तो कितना हमारे पास जो है मिलीमीटर के अंदर उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है, प्लाज्मा ऊपर क्योंकि कलेक्ट हो चुका है, वहाँ से हम उसकी मेजरमेंट ले लेंगे, जितना वो नीचे सेडिमेंट हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, फिर उसके ऊपर जो कितना प्लाज्मा हमारे पास बाकी बचा है वो हम देख लेंगे और नीचे वाला उसको रेट का अंदाज़ा लगा लेंगे। 2 मेथड्स हैव बीन कॉमनली यूज्ड फॉर मेजर, इसके हम 2 अमूमन जो है यूज़ कर रहे होते हैं मेथड, याद रखिएगा। इसके अंदर 1 आवर का टाइम बताया गया है, मिलीमीटर में इसको नंबर ऑफ़ मिलीमीटर मेजर किया गया है एंड 1 आवर, मिलीमीटर पर ओवर, ठीक है, हम ये कह सकते हैं मिलीमीटर पर ओवर में इसको देखा जाता है। इसमें 2 मेथड यूज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, वेस्ट्रेंजन मेथड एंड वेंट्रोब मेथड, वेस्ट्रेंजन ESR मेथड एंड वेंट्रोब ESR मेथड। यहाँ पे देखें अपरेटस दिखाया गया है, वेस्ट्रेंजन का टेस्ट ट्यूब खड़ी है, वर्टिकली स्टैंड कर दिया गया था इस टेस्ट ट्यूब को रेट के अंदर। अब इसके बाद देखा जाता है कि ये किस स्पीड से सेटल डाउन हो रहा है। यहाँ पे देखिए अपरेटस है वेस्ट्रेंजन ESR का एंड वेंट्रोब ESR का। टेस्ट ट्यूब में ब्लड को सेटल डाउन कर स्टैंड कर दिया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को फिलअप करने के बाद, और फिर उसका मिलीमीटर के अंदर लगाया जाता है कितनी मिलीमीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। वेस्ट्रेंजन मेथड के अंदर क्या है, वेस्ट्रेंजन पिपेट्स इज़ अ स्ट्रेंथ pipette 30 cm long, open at both ends with internal bore diameter of 2.5 mm and calibrated form।
अमूमन क्या होगा, इसका जो डायामीटर होता है पिपेट का वो 2.5 mm होगा, इनके 2.5 मिलीलीटर होगा। लंबाई क्या होगी 30 सेंटीमीटर लॉन्ग और ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों साइडों से ओपन होगी। हम जो पिपेट ले रहे हैं विस्ट्रिंजेंट पिपेट वो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, बोथ साइड ओपन होंगे, उसके दोनों सिरे जो हैं ओपन होंगे। विद इंटरनल बोर डायमीटर क्या होगा 2.5 मिलीमीटर का डायमीटर होगा। 0 to 2 मिलीमीटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो मार्क क्या होगा वो 0 to 200 मिलीमीटर्स तक मार्किंग की हुई होगी। एंटीकोगुलेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ट्राइसोडियम स्ट्रेट अमूमन यहाँ इस्तेमाल किया जाता है 3.5 देन इट इज़ यूज इन कंसनट्रेशन ऑफ 1/4 की, यानी कि 4 पार्ट्स ऑफ ब्लड एडिड टू 1 पार्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट। 1:4 की रेशियो का मतलब है 4 पार्ट्स ऑफ ब्लड एडिड टू द 1 पार्ट ऑफ एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राइसोडियम स्ट्रेट। कितने में 3.5 पर डेसिमल लिक्विड के अंदर। टेक 1.6 ml ऑफ पेशेंट्स ब्लड, हम कितना ब्लड ले रहे हैं 1.6 ml ऑफ पेशेंट का ब्लड ले रहे हैं एंड मिक्स कर रहे हैं विद 0.4 ml ऑफ स्ट्रेट, जो हम एंटीकोगुलेंट रहे ना सोडियम स्ट्रेट वो हम उसमें मिक्स कर रहे हैं। फिल द ट्यूब अप टू मार्क 0, जहाँ से 0 मार्क स्टार्ट होगा वहाँ से हम उसे वहाँ तक फिल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रबर ट्रिक। फिक्स इट इन अ रैक वर्टिकली, अब हम इसे वर्टिकली रैक के अंदर खड़ा कर देंगे जैसे यहाँ पे दिखाया गया तस्वीर के अंदर। एंड लेट इट स्टैंड फॉर 1 hour, और 1 घंटे के लिए उसे खड़ा रहने देंगे। साथ आप टाइमर अपना लगा लें स्टॉप वॉच पे। द रीडिंग इज टेकन एट अपर मिनिस्कस ऑफ द RBCs, देन हम उसका लेवल चेक करेंगे कि RBCs कितने सेटल डाउन हुए और उसके ऊपर कितना जो है ना स्पेस जो है बाकी बच गया है, और हम उसे मिलीमीटर्स में मेजर कर लेंगे। विंट्रॉप मेथड के अंदर क्या होता है, विंट्रॉप मेथड भी कहते हैं इसे। विंट्रॉप मेथड के अंदर हम ये करेंगे कि जो विंट्रॉप मेथड है 110 mm लॉन्ग, हम इसके अंदर ये ट्यूब ले रहे हैं एंड इज़ ओपन ऑन 1 end, एक एंड पे ये ओपन होगी, जबकि वेस्ट्रिंजेंट मेथड में वो दोनों एंड से ओपन थी। जो वहाँ पे हम पिपेट इस्तेमाल करते हैं वो दोनों एंड से ओपन थी, इसमें से 1 end ओपन होगा इस ट्यूब का। इट इज़ मार्क्ड ऑन बोथ साइड, ये बोथ साइड पे मार्क की जाती है। 1 end फ्रॉम 1 to 100 फॉर ESR एंड ऑन द अदर साइड बोथ साइडेड मार्क है। एक साइड के ऊपर क्या होगा 0 से 100 तक की मार्किंग होगी, और एंड ऑन द अदर साइड क्या होगा फ्रॉम 100 to 0। एक साइड पे आप देखेंगे मार्किंग 0 से नीचे 10 और 10 से नीचे तक 100 तक जाएगी अमूमन, जबकि दूसरे साइड पे 10 से स्टार्ट की हुई है, उन्होंने ऑपोजिट स्टार्ट की हुई है। यहाँ पे जो आपको पिपेट जो ये टेस्ट ट्यूब दिखाई गई है इसमें मार्किंग सेंटीमीटर के हिसाब से हुई है, जबकि स्टेटमेंट में जो 100 है मिलीमीटर को जाहिर कर रहा है। तो इसको देख के कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। आपकी जो बुक है उसमें 110 मिलीमीटर लॉन्ग ये वो ली गई है, ट्यूब ली गई है जो कि ओपन है ऑन 1 end। इट इज़ मार्क्ड ऑन बोथ साइड, वन साइड फ्रॉम 0 to 100 और फॉर ESR एंड ऑन द अदर साइड 100 to 0। ठीक है, वो 100 to 0 अब ऑपोजिट एक तरफ 0 से 10 तक की मार्किंग है, यहाँ पे सेंटीमीटर्स में मार्क किया गया इसलिए 0 से 10 तक है, जबकि हर एक 0 से 1, 1 से 2 के अंदर 10 लाइंस और होती हैं जो कि मिलीमीटर्स को जाहिर कर रही होती हैं। एक साइड जो है वहाँ 0 से 10 तक की वैल्यू जाहिर है, दूसरी तरफ 10 से 0 तक की वैल्यू, मतलब कि रिवर्स वो चल रहा है। क्यों हो रहा है इस तरह, 1 end फ्रॉम 0 to 100 फॉर ESR, जहाँ 0 से 100 तक है वहाँ ESR की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं, जबकि अदर साइड जो है जहाँ 100 से 0 तक या 10 से 0 तक 100 मिलीमीटर से 0 तक या फिर 10 सेंटीमीटर से 0 तक की वैल्यू है, वहाँ से हम PCV मालूम करते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम मालूम करते हैं। दर हकीकत मैं पैक्ड सेल वॉल्यूम के बारे में आपको बताती हूँ अभी, पहले ये पढ़ लेते हैं हम। अबाउट 1 ml ब्लड मिक्सड विद EDT इज़ लोडेड इन अ ट्यूब अप टू 0 मार्क। 0 मार्क तक हमने क्या करना है, EDT 1 ml ब्लड लेना है, उसे मिक्स करना है EDT है जो कि एंटीकोगुलेंट है। ये एंटीकोगुलेंट के तौर पे हम इसके अंदर ऐड करते हैं 1 ml ब्लड के अंदर। इज़ लोडेड इन अ ट्यूब टू मार्क 0, और मार्क 0 तक हमने उसे भर लेना है ट्यूब को। ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन वेंट्रोप स्टैंड एंड रीडिंग इज़ टेकन आफ्टर 1 hour। होगा क्या है कि हमने वेंट्रोप में स्टैंड में खड़ा कर देना है इस टेस्ट ट्यूब को, और 1 घंटे के बाद इसकी रीडिंग ले लेनी है कि कितना जो है वैल्यू आई है।
वेंट्रो मेथड या आप इसको वेंट्रो मेथड कहें, इसके देखिए यहाँ पे अपरेटस दिखाया गया है किस तरह इन्होंने लिया है। प्लाज्मा लेयर देखें ऊपर बन गई है, पैक्ड सेल जो है वो नीचे आ गए हैं कि कितना सेल जो है मौजूद है इसके अंदर, रेड ब्लड सेल कितना मौजूद है ये देखिए नीचे की तरफ आ गया है। ऊपर लेयर्स बन गई हैं, लेयर्स इन अ वेंट्रोब ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सेंट्रीफ्यूग करने के बाद इन्होंने लेयर बनाई है। देन ये अपरेटस का है, देखिए वर्टिकली इसको ट्यूब पर रखा हुआ है स्टैंड करके 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जो है ये शो कर देगा कि इसने कितना प्लाज्मा का ऊपर रेशो आया है, कितना जो है आरबीसीज नीचे सेटल डाउन हुए हैं और उनका सेडिमेंटेशन रेट क्या रहा। NESR डज नॉट स्पेसिफिकली डायग्नोस एनी डिजीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया था किसी खास डिजीज़ को डायग्नोसिस में काम नहीं आता, बट इट कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेदर और नॉट देयर इज़ इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। बस ये बताता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी बॉडी में कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं, कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हमारी नॉर्मल वैल्यूज़ चेंज हो जाती है लाइक हाँ, अगर हम वेस्ट्रेंजन की नॉर्मल वैल्यूज़ हम निकालते हैं तो मेल में 5 to 10 मिलीमीटर होती है और फीमेल में 10 to 15 मिलीमीटर होती है। इससे वेंट्रो में जो है मेल में 0 से 10 मिलीमीटर होती है, फीमेल में 0 to 15 मिलीमीटर होती है। ये नॉर्मल रेंज है, लेकिन अगर इस नॉर्मल रेंज के अलावा आपकी वैल्यू आ रही है तो देन आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई ना कोई डिजीज़ आपको हो रही है ब्लड की। इफ़ योर ESR रिजल्ट आर एबनॉर्मल, योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल नीड मोर इन्फॉर्मेशन एंड विल लाइकली ऑर्डर मोर लैब टेस्ट बिफोर मेकिंग अ डायग्नोस। उससे क्या होगा, जब उसने आपका ESR करवाया है और वो वैल्यू एबनॉर्मली आई है, नॉर्मल से हट के आई हैं, तो हेल्थ के जो प्रोवाइडर, जो आपका फिजिशियन, जो आपका डॉक्टर है, वो आपको अकॉर्डिंग टू आपके जो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको और टेस्ट रिकमेंड कर देगा कि इसको ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसकी ESR वैल्यू नॉर्मल नहीं आई, कहीं ना कोई बॉडी में कहीं ना किसी ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है या कोई और काज हो सकता है, ब्लड डिजीज़ हो सकती है। तो उस हिसाब से वो जजमेंट कर लेते हैं डायग्नोसिस की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लाज्मा जब सेटल डाउन करके रखा है ट्यूब को, तो प्लाज्मा वाली लेयर अलहदा हो गई है और RBCs वाली लेयर अलहदा हो गई है। मिडिल के अंदर वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स की जो है अमाउंट आके जमा हो गई है। तो आज की हमने जो टॉपिक था उसके अंदर ये एरिथ्रोसाइट में क्या देखा है कि एरिथ्रोसाइट में क्या होता है, इन अ प्रेजेंस ऑफ एंटीकोगुलेंट द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ RBCs इज कॉल्ड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। 2 मेथड होते हैं, वेस्ट्रेंजन एंड वेंट्रोब मेथड। वेस्ट्रेंजन एंड वेंट्रोब मेथड जो है में अमूमन क्या होता है, वेस्ट्रेंजन मेथड में दोनों साइड ओपन एंडेड ट्यूब हम यूज़ कर रहे होते हैं और एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं, सोडियम सिट्रेट। जबकि वेंट्रो मेथड के अंदर हम 1 एंडेड ओपन ट्यूब यूज़ कर रहे होते हैं और हम EDTA जो है एंटीकोगुलेंट यूज़ कर रहे होते हैं। सही है। कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं ESR पर, साइज़ एंड शेप, नंबर ऑफ़ RBCs, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये वो सारी चीज़ें जो चेंज कर सकती हैं। कौन कौन सी वेरिएशंस आ सकती हैं, वेरिएशन फैक्टर कौन सकते हैं, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन फैक्टर्स होते हैं, पैथोलॉजिकल वेरिएशन फैक्टर्स होते हैं। फिजियोलॉजिकल में हमने एज देखा, मेंस्ट्रुएशंस, ये प्रेगनेंसी और जेंडर के हिसाब से चेंज हो रहा था। जबकि पैथोलॉजिकल में कुछ इन्फेक्शन अगर हो जाता है लाइक एनीमिया है या इन्फ्लेमेशन है, अर्थराइटिस है, लीवर डिजीज़ है, तो उस वक्त इंक्रीज़ हुआ होगा इसका वैल्यू। जबकि अगर एलर्जी है, सिकल सेल एनीमिया है, पर्निश या फिर ल्यूकोसाइटोसिस है, ये तमाम चीज़ें इसको डिक्रीज़ कर रही होती हैं। तो इन शॉर्ट हम ESR को एज अ मार्कर यूज़ करते हैं डिफरेंट किस्म की डिजीज़ के लिए कि आपकी बॉडी किसी किस्म के डिस्कम्फर्ट का शिकार तो नहीं है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिजीज़ डायग्नोस नहीं करते, बस एज अ मार्कर इसे यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर कि आपके जो खून के सुखलिए हैं उनके नीचे बैठने का रेट क्या है, सेडिमेंटेशन का रेट जो है वो रेट क्या है, उसके हिसाब से जजमेंट कर ली जाती है कि आपकी बॉडी का फंक्शन नॉर्मल जा रहा है या कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आपकी बॉडी में क्रिएट हो रही है। सो दैट इज़ यूज्ड एज अ मार्कर, और आप कह सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस। ये था आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। अपना टाइम देने का शुक्रिया। ये हम लोगों ने का लेक्चर मिस हो चुका था और इस वीक में क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन आज हम लोगों ने ये कवर कर लिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।